प्रिय छात्र छात्राओं, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिस्ला मेहंदा पर आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10th का एक भारत के राजनीतिक दल सामाजिक विषय का चैप्टर भी है और इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, विभिन्न नौकरियों के लिए जाते हैं, उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। भारत के राजनीतिक दलों के बारे में पॉलिटिकल साइंस का भी चैप्टर है ये और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का चैप्टर भी है और कक्षा 10th का भारत के राजनीतिक दल उसका भी है। ये तीन उसके लिए आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। यहाँ पर 10 क्वेश्चन है और एक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 1, राजनीतिक दल क्या होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। मैं बता देना चाहता हूं, इनको राजनीतिक पार्टियां भी बोलते हैं और राजनीतिक दल भी बोलते हैं। राजनीतिक दल वे होते हैं जहां लोगों के विचार एक समान होते हैं और एक विशेष विचारधारा से प्रभावित होकर के वे कोई दल बना लेते हैं और चुनाव लड़ने और सरकार बनाने और जनता का मत प्राप्त करने का कार्य करते हैं, तो उन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है। जैसे हमारे भारत के अंदर अनेक राजनीतिक दल हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी। कुछ अक्षेत्रीय दल हैं जैसे कि इंडियन नेशनल लोक दल, जननायक जनता पार्टी, अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी। तो इस प्रकार के बहुत से राजनीतिक दल हैं जो हमारे देश में चुनाव लड़ने का काम करते हैं, सरकारें बनाने का काम करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये मैंने बताया राजनीतिक दल क्या होते हैं। भी राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं। राजनीतिक दल देखिए, नंबर 1 तो अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना, जनता का अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना, सरकार बनाने के प्रयास करना और अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना और जनता के सामाजिक कार्य करना। और राजनीतिक दल एक जॉब का भी काम करते हैं, यानी रोजगार प्राप्ति का कार्य करना। ये राजनीतिक दलों के विभिन्न कार्य होते हैं मुख्य। ये समझ में आ गया होगा। अगला है भारतीय राजनीतिक दल क्या है। भारत के अंदर अनेक राजनीतिक दल हैं। भारतीय राजनीतिक दल भारतीय निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग जिसको बोलते हैं उसे मान्यता प्राप्त होते हैं। तो अनेक भारतीय राजनीतिक दल हैं अलग अलग राज्य में। जैसे पूरे भारत के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी है। इसके अतिरिक्त अकाली दल है, तेलुगु देशम है, शिवसेना है, अन्ना द्रमुक पार्टी है, जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है। इसके अतिरिक्त और असम गण परिषद एक पार्टी है, बीजू जनता नायक जनता दल पार्टी है। और इसके अतिरिक्त हम देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है और तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। अनेक राजनीतिक दल भारत में काम करते हैं और इनके अलग अलग सिंबल होते हैं, वो अगले चैप्टर में ध्यान करेंगे। तो भारतीय राजनीतिक दल है ये। अगला है, लगभग भारत के अंदर 800 के करीब राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त है। सुनो, जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों तरह की पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टी क्या होती है, क्षेत्रीय पार्टी क्या होती है, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में इसी के अंदर वर्णन करेंगे, यहाँ 8 और 9 के अंदर। तो करीबन लगभग 800 से अधिक पार्टियां भारत में भारतीय चुनाव आयोग के पास पंजीकृत हैं, ये ध्यान रखें। अगला, चुनाव प्रक्रिया क्या होती है। ये देखिए, भारत के अंदर चुनाव प्रक्रिया क्या होती है। चुनाव भी 2 तरह के होते हैं। एक तो इसके अंदर हम ध्यान करेंगे कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर भारत के अंदर चुनाव होते हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। इसके लिए भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, और उसके अंदर 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। यानी 3 सदस्यीय हमारा चुनाव आयोग है अब। और 3 सदस्यीय क्यों बनाया गया है, ताकि एक निर्वाचन
आयुक्त जो है वो तानाशाही न कर सके। तीनों को एक तरह से बराबर अधिकार दिए गए हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया सही रहे, चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी के साथ भेदभाव न हो। इसीलिए जो है 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग भारत में बनाया गया है। अब हम प्रश्न पढ़ रहे थे कि चुनाव प्रक्रिया क्या। मैंने बताया कि प्रत्येक 5 साल में हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के। क्योंकि हम राजनीतिक पार्टियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो चुनाव प्रक्रिया है ये 5 साल में होती है। इसके अंदर 2 चुनाव होते हैं, एक आम चुनाव होता है। आम चुनाव किसको कहा जाता है? आम चुनाव उसको कहा जाता है कि जब कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, जब वो अपने 5 वर्ष पूरे कर लेती है तो उसके बाद जो चुनाव होते हैं उनको आम चुनाव कहा जाता है। मैं लिख देता हूं, यहां पर एक होता है मध्यावधि चुनाव। मैं यहां लिख देता हूं चुनाव प्रक्रिया में नंबर 1 आम चुनाव, दूसरा यहां पर मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि चुनाव। अब प्रश्न हो गया कि ये मध्यावधि चुनाव क्या होता है और आम चुनाव क्या होता है। मैं बता देता हूं। जब कोई भी सरकार अपने 5 वर्ष पूरे कर लेती है बिना किसी बाधा के, तो चुनाव आयोग उसके लिए एक तारीख तय कर देता है और पूरे 5 वर्ष सरकार के पूरे होने पर जो चुनाव होते हैं उनको आम चुनाव कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे। और उसके अतिरिक्त मध्यावधि चुनाव वे होते हैं जब कोई भी विधायक या सांसद या फिर कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपना बहुमत खो देती है, यानी निश्चित संख्या खो देती है, या राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा शासन लगा करके उसको भंग कर दिया जाता है, या स्वेच्छा से कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल को भंग कर देता है, या राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेज देता है, तब फिर जो चुनाव होते हैं उनको मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। यानी मैं फिर बता देता हूं कि आम चुनाव कोई भी सरकार जब अपने पूर्ण 5 वर्ष पूरे कर लेती है तो उसके बाद जो चुनाव होते हैं उनको आम चुनाव कहा जाता है। मध्यावधि चुनाव होते हैं कोई सांसद या विधायक मर जाता है या वो अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दे देता है, या राष्ट्रपति या राज्यपाल केंद्र सरकार या राज्य सरकार को कदाचार का दोषी पाए, या किसी तरह से उसको ये लगे कि इस राज्य के अंदर या देश के अंदर सरकारी मशीनरी जो है वो ठप हो चुकी है, सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है, तानाशाही कर रही है, तो वो उसको भंग कर सकते हैं। वहाँ राज्यपाल द्वारा सिफारिश राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति जो है वो केंद्र सतर पर ऐसा कर सकता है। और या फिर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री स्वेच्छा से अपने मंत्रिमंडल को भंग करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल से कहे तो जो चुनाव होते हैं यानी पूरे 5 वर्ष पूरे न हों तो उसको मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। भारतीय चुनाव आयोग, मैंने भी बताया कि भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पहले 1 सदस्यीय था, अब ये 3 सदस्यीय हो गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो एक बनाई हुई है मतदाता सूची पत्र, सबसे पहले 1992 में TN शेषन एक चुनाव आयुक्त होते थे जिसने मतदाता पहचान पत्र शुरू किया कि कोई भी मतदाता है वो वोट डालने जाएगा तो अपना पहचान पत्र लेकर के जाए। TN शेषन होते थे, उन्होंने चुनाव के अंदर ये शुरू किया था। अब मतदाता जो सूची है वो फोटो वाली और आधार से जोड़ने का काम चल रहा है वर्तमान में। तो चुनाव आयोग अब 3 सदस्यीय है और ताकि तानाशाही न कर सके, मैं पहले बता चुका हूं। चुनाव आयोग का काम होता है राज्य सरकारों की चुनाव करवाना, नंबर 1 बता देता हूं। भारतीय चुनाव आयोग के नंबर 1 विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों के ऊपर नजर रखना, समय पर चुनाव करवाना, चुनाव सही तरीके से करवाना, मतदाता सूचियां प्रकाशित करना और नए मतदाताओं को जोड़ना, ये भारतीय चुनाव आयोग के कार्य हैं। बिल्कुल आसान चैप्टर है। अगला, राजनीतिक दलों के चिन्ह क्या होते हैं, निशान। जैसे हमने देखा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है तो वो एक निशान भारतीय चुनाव आयोग, मैं बता देना चाहता हूँ भारतीय चुनाव आयोग का काम होता है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये भी एक उसमें है। जो भारतीय राजनीतिक दल हैं उनके चिन्ह है उनको आवंटित करना इसमें काम है। तो भारतीय राजनीतिक दल क्या होते हैं?
उनके चिन्ह, अभी उनको अंग्रेजी में सिंबल बोलते हैं। जैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है तो वो एक सिंबल को आधार बना करके, क्योंकि भारतीय जनता आज भी बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए भारत के अंदर ये बनाया गया है। ये एक जनरल नॉलेज का प्रश्न है, किसी प्रतियोगिता में भी आता रहता है कि भारतीय राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह क्यों दिए जाते हैं। वो चुनाव चिन्ह इसलिए दिए जाते हैं ताकि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो अपनी पहचान बता सके, क्योंकि उसका नाम नहीं पढ़ सकते, झंडे से पहचान नहीं हो सकती, निशान होता है ताकि अनपढ़ जो भारतीय जनता है या निरक्षर लोग हैं वो उसके चुनाव चिन्ह से ये जान सके कि ये वो पार्टी है और मुझे इसको मतदान यानी मत देना है। ठीक है, ये है। तो एक भारतीय चुनाव आयोग का कार्य क्या है, ईवीएम का प्रबंधन करना चुनाव के लिए। और ये भारतीय राजनीतिक दलों के चिन्ह थे। जैसे हम बता देते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है, कांग्रेस पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह हाथ का निशान है जिसको पंजा बोलते हैं, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, और इसके अतिरिक्त जो बहुजन समाज पार्टी उसका चुनाव चिन्ह हाथी है, अकाली दल पार्टी उसका चुनाव चिन्ह जो है तराजू है, इंडियन नेशनल लोक दल है उसका चश्मा है जिस तरह से। और इसके अतिरिक्त जो ये जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह हथौड़ा और दराती है। एक भारतीय मार्क्सवादी पार्टी है उसका चुनाव जैसे गेहूं की बालियां और एक दरांती का निशान है। इसके अतिरिक्त बहुत सी पार्टियां हैं जिनके अलग अलग, जैसे समाजवादी पार्टी उसका चुनाव चिन्ह साइकिल है, जैसे जनता दल है उसका चुनाव चिन्ह लालटेन है, तृणमूल कांग्रेस है उसका फूल की 3 पत्तियां चुनाव चिन्ह है। तो अलग अलग, जैसे शिवसेना है उसका धनुष कमान है। तो इस प्रकार जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके चुनाव चिन्ह होते हैं, उसकी पहचान बन जाती है ताकि एक निरक्षर व्यक्ति उसके इस निशान को देख करके उसके ऊपर अपनी मुहर लगा सके या ईवीएम का बटन दबा सके उसके सामने, और उसकी पसंद की पार्टी को वोट चला जाता है। ये इसमें होता है। तो गठबंधन करने वाले दल, गठबंधन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गठबंधन का अर्थ होता है जब एक समान विचारधारा की राजनीतिक पार्टियां आपस में मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो उसको गठबंधन कहा जाता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 में प्रधानमंत्री होते थे तो उन्होंने 24 पार्टियों का गठबंधन किया। अकेली भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई तो 24 पार्टियां मिलाई और उन्होंने केंद्र में सरकार बनाई, वो प्रधानमंत्री बने। कहने का तात्पर्य गठबंधन होता है अनेक राजनीतिक जब मिलकर के कोई सरकार बनाते हैं या किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता सरकार बनाने के लिए तो अनेक राजनीतिक दल समूह बना करके एकत्र होकर के सरकार बनाते हैं, तो उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे मैं बताऊंगा यहाँ पर कि भारत के अंदर इसको बना सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं गठबंधन करने वाले। ये मैं यहाँ लिखूंगा यहाँ पर एक बार इसको कि भारत के अंदर 2 गठबंधन है। एक तो है एनडीए, एक है यूपीए, यानी ये तो बीजेपी के उसमें है और ये कांग्रेस, यानी भारतीय जनता पार्टी ने कई पार्टियों के साथ मिलकर के एक एनडीए बनाया है, उसका नाम है, वो बीजेपी और उसकी पार्टियां हैं जिनका एक समान विचार हो चुनाव लड़ती हैं। और फिर जो कांग्रेस पार्टी है उसने एक यूपीए बनाया है, यानी प्रगतिशील यूनाइटेड प्रगतिशील अलायंस जिसको बोलते हैं, यानी संयुक्त विकास मोर्चा इसका नाम है। और इसका है एनडीए, मतलब जनतांत्रिक गठबंधन इसका नाम है, जो बीजेपी है इनका। तो ये इन्होंने अपनी विचारधारा अपनी सरकार बनाने के लिए जो है ऐसा गठबंधन किया है। दूसरा फिर क्या दे रखा है इसने, गठबंधन करने वाले ये दल हैं मुख्य और भी हैं। जैसे अभी देखा होगा कि बहुत सी राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध होकर के चुनाव लड़ रही हैं और वो गठबंधन बना रही हैं। तो ये अगला है अक्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल क्या होती है मैं बता देता हूं। अक्षेत्रीय दल वो होते हैं जिनका एक क्षेत्र विशेष में प्रभाव होता है, एक क्षेत्र विशेष में चुनाव लड़ते हैं, उनको क्षेत्रीय दल कहा जाता है। क्षेत्रीय दलों में क्या है, जैसे पंजाब के अंदर अकाली दल है जिसका चुनाव चिन्ह तराजू है, वो क्षेत्रीय दल है। हरियाणा के अंदर नेशनल जो इंडियन नेशनल लोक दल है वो भी एक क्षेत्रीय दल है क्योंकि वो हरियाणा में ही चुनाव लड़ता है। और जनता पार्टी यानी जन नायक जनता पार्टी वो भी एक हरियाणा का क्षेत्रीय दल है, वो केवल हरियाणा में ही चुनाव लड़ता है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल है वो केवल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है, तो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है।
शिवसेना है वो केवल वही चुनाव लड़ती है, उनका जनाधार भी वही है, उसको हम क्षेत्रीय पार्टी कह सकते हैं। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर में प्रभाव है उसका, केवल वही चुनाव लड़ती है। तृणमूल कांग्रेस उसका केवल बंगाल में प्रभाव है, उसे बाहर प्रभाव नहीं है, तो उसको क्षेत्रीय दल कह सकते हैं। पर क्षेत्रीय दल क्या करते हैं, अपने क्षेत्र विशेष को बढ़ावा देते हैं, क्षेत्र विशेष की विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। उनके अंदर सिर्फ एक क्षेत्र विशेष के प्रति प्रेम की भावना पाई जाती है या कट्टरता पाई जाती है, और वो उसी को आधार बना करके, उसी का नारा दे करके अपने जनमत को या अपनी सरकारों को बनाने का प्रयास करते हैं। प्राय इसकी हानियां भी होती हैं, क्योंकि इससे प्राय अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि वो क्षेत्र विशेष की अलग अलग मांगे करती है। जैसे किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करना, जैसे पिछली बार आंध्र प्रदेश के अंदर वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि भी आंध्र प्रदेश को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। विशेष राज्य का दर्जा देने पर क्या होता है, वहाँ की विचारधारा एक अलग बन जाती है और वहाँ के लोगों में एक अलगाववाद की भावना पैदा हो जाती है। तो यह क्षेत्रीय दलों के बारे में था। तो कुछ क्षेत्रीय दलों के उदाहरण भी बताए हमने इसके अंदर, जैसे असम गण परिषद है, कहाँ, असम के अंदर। तो ये अनेक क्षेत्रीय दलों के उदाहरण थे। और एक राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, राष्ट्रीय दल वे होते हैं जिनका जनाधार पूरे भारत में होता है या पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर चुनाव लड़ते हैं, उनको राष्ट्रीय दल कहा जाता है। तो राष्ट्रीय दल कौन से हैं, अभी तक 7 राष्ट्रीय दल मान्यता प्राप्त हैं लगभग। नंबर 1 तो भारतीय जनता पार्टी है, और नंबर 2 कांग्रेस पार्टी है, और नंबर 3 बहुजन समाज पार्टी है, नंबर 4 यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, और एक उसके अतिरिक्त कम्युनिस्ट पार्टी है, और उसके अतिरिक्त एक है भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी है, जो लगभग एक तरह से क्या है, राष्ट्रीय दल हैं जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने का काम करते हैं। उनको राष्ट्रीय, यानी राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक राज्यों में चुनाव लड़ते हैं, 2 से 2 अधिक राज्यों में जिनका जनाधार होता है, उनको राष्ट्रीय दल कहा जाता है। और अब क्षेत्रीय दल जिनका जनाधार केवल एक राज्य में होता है, एक क्षेत्र विशेष में होता है, वो क्षेत्रीय दल होते हैं। अभी देखेंगे हम कुछ राष्ट्रीय दल हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम कांग्रेस का वर्णन करते हैं राष्ट्रीय दल के तौर पर। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। एक अंग्रेज था जिसका नाम था A.O. ह्यूम, उसने स्थापना की थी कांग्रेस की 1885 में, ताकि अंग्रेजी शासन बना रहे, भारतीयों को बेवकूफ बनाया जाए, और भारतीयों को बेवकूफ बनाने के लिए ही इसकी स्थापना हुई थी। तो A.O. ह्यूम ने की थी, जो आज तक जनाधार में है। उसके बाद है बीजेपी, यानी भारतीय जनता, बीजेपी। तो ये जो है ना भारतीय जनता पार्टी है, और इसको जो है ना, इसकी स्थापना जो है वो लगभग 1980 में हुई थी। सबसे पहले इसका नाम जनसंघ था, फिर उसके बाद जो है इसको भारतीय जनता पार्टी का नाम दे दिया गया। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी होते थे, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी होते थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने इस पार्टी को एक बहुत बड़े स्तर पर भारत में पहुंचा दिया था। और हर एक पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, मैं उसका वर्णन आगे करूंगा इसके अंदर कि विचारधारा क्या होती है। 11 नंबर करेंगे कि विचारधारा क्या होती है, ये मैं इसके बारे में वर्णन करूंगा। तो उसके बाद फिर एक है बहुजन समाज पार्टी, यानी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक तरह से, उसकी स्थापना किसने की थी, बहुजन समाज पार्टी की करीबन 1984 में कांशीराम होते थे, कांशीराम, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। पर इसका ज्यादातर जनाधार उत्तर प्रदेश में है। बहुजन समाज पार्टी 1984 में कांशीराम ने इसकी स्थापना की थी। उसके अतिरिक्त फिर एक भारत में बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1925 में की थी। इसका पूरा नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी पर क्या है कि ये जो रूस की विचारधारा और चीन की विचारधारा उससे प्रभावित है। इनका चुनाव चिन्ह जो है वो दराती, हंसिया, गेहूं की बालियां, हथौड़ा ऐसा है, और ये लाल झंडा इनका चुनाव चिन्ह होता है। तो प्राय ये पार्टियां क्या हैं, ये एक तरह से जो पार्टियां हैं ये समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होती हैं। दूसरा फिर क्या है, फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये वो जब 1962 के करीब जब चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया,
तो 1962 में तो इस पार्टी ने विचारधारा ये थी कि इसमें से कुछ समर्थकों ने तो चीन का भारत पर हमला करने का स्वागत किया, खुशियां मनाई, पटाखे जलाए और उन्होंने कहा कि चीन का जो चेयरमैन है वो हमारा चेयरमैन है। भारतीय होकर के भी लोगों ने ऐसी विचारधारा को जन्म दिया था चीन के आक्रमण का, और भारतीय सैनिकों के रास्ते भी रोके थे इस पार्टी के समर्थकों ने अनेक स्थानों पर। और फिर उसके बाद इसके अंदर जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने 1964 में, यानी 1964 में इस पार्टी के अंदर विभाजन कर दिया। जो चाइना के समर्थक थे हमलावर वो तो उसी पार्टी में बने रहे, और जो उनके विरोधी थे कि चीन ने भारत के ऊपर हमला करके गलत किया है तो वो जो 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बनाई उन्होंने। मार्क्सवादी, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, मार्क्सवादी पार्टी उन्होंने बनाई, ये यहां पर है मार्क्सवादी उन्होंने बनाई। तो उसके बाद क्या है यहाँ पर जो है, उसके बाद फिर एक ये लगभग मुख्य, फिर एक आम आदमी पार्टी बनी लगभग 13-14 के दशक में। अभी 2013-14 में आम आदमी पार्टी आई जिसका प्रमुख अरविंद केजरीवाल है जो वर्तमान में दिल्ली का मुख्यमंत्री है। तो ये मुख्य हमारी ऐसी पार्टियां थी जो राष्ट्रीय दल थी। और राजनीतिक दलों की मान्यता, ये प्रश्न अभी मैंने बताया कि भारतीय राजनीतिक दलों को भारतीय चुनाव आयोग मान्यता देता है। उनका एक झंडा होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का झंडा 3 रंगों का है, जैसे कि अकाली दल का झंडा नीला है, बहुजन समाज पार्टी का नीला है, किसी का लाल रंग का झंडा होता है, किसी का सफेद रंग का होता है, किसी का हरे रंग का होता है, किसी का हरा लाल होता है। तो एक उनको चुनाव सिंबल होते हैं, जैसे किसी को तराजू, धनुष बाण, साइकिल, कमल का निशान, हाथ का पंजा। तो ये काम जो है ना राजनीतिक दलों की मान्यता देता है। और राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए क्या होता है, जो क्षेत्रीय दल होते हैं इनको कितना बहुमत जरूरी होता है और राजनीतिक दलों को कितना बहुमत जरूरी होता है इसकी भी विचार करना जरूरी है। देखिए मैं बता देता हूं कि कोई क्षेत्रीय दल है उसको अपनी मान्यता बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, कम से कम उस राज्य के अंदर 2 सीट विधायक यानी जिसको एमएलए बोलते हैं वो जीती होनी चाहिए, और टोटल जो मतदान हुआ उसका 6% उसको प्राप्त होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यानी को क्षेत्रीय दल होता है, जैसे हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोक दल है उसको, या जो जसपा है उसको, या फिर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में अकाली दल है उसको कम से कम वहां 2 विधायक होने जरूरी है अपनी मान्यता बनाए रखने के लिए, और टोटल मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी है कोई भी एक। यदि ये दोनों नहीं है तो उसकी मान्यता चुनाव आयोग द्वारा रद्द कर दी जाती है, उसको नोटिस दिया जाता है। और राष्ट्रीय दल होते हैं उसके लिए क्या होता है मान्यता का पैमाना, राष्ट्रीय दल के लिए पैमाना यह होता है कि उसके कम से कम 4 सांसद, ये मैं यहां लिख देता हूं कि उसके 4 सांसद होने चाहिए लोकसभा में, इसमें लोकसभा में, और टोटल पूरे इंडिया का, भारत का 6% मत उसको प्राप्त होने चाहिए टोटल मतों का, तो उसकी राष्ट्रीय दल की मान्यता बनी रहती है। यदि उसके पास ऐसा नहीं है तो चुनाव आयोग उसको नोटिस भेजता है, उसकी मान्यता को रद्द कर सकता है। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आते रहते हैं और ये ध्यान रखें, और ये भी प्रश्न आते रहते हैं लगभग। अभी हम करेंगे कि विचारधारा क्या होती है राजनीतिक दलों की। इस चैप्टर में देखिए हर एक राजनीतिक विचारधारा होती है। 10वीं क्लास में प्रश्न भी आता है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है, बीजेपी की क्या है, इनकी क्या है। इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी जो है इसको राष्ट्रवादी पार्टी माना जाता है। इसकी विचारधारा है राष्ट्रवादी, यानी कट्टर देशभक्त की पार्टी है ये अपने देश को आगे बढ़ाना चाहती है, हिंदू विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहती है, ये चाहती है कि सबका समान रूप से विकास हो। ये हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में विश्वास रखती है, हमारे भारत के प्राचीन मूल्यों में विश्वास रखती है और ईमानदारी के ऊपर विश्वास रखती है। और दूसरा इस पार्टी की एक खासियत ये है कि वंशवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहती, यानी इसके अंदर कोई भी व्यक्ति है तो उसका परिवार राजनीति में आगे नहीं बढ़ेगा। तो जैसे कई पार्टियां जो वंशवाद को आगे बढ़ा रही हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है इसमें वंशवाद है आज भी, यानी इसके अंदर तो ना पहले नेहरू थे, उसके बाद इंदिरा आई है, राजीव आया है, फिर उसके बाद सोनिया है, राहुल है, प्रियंका, ये वंशवादी पार्टी। जैसे हमारे हरियाणा में भी देख सकते हो, उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हो, जैसे ये वंशवाद बोलते हैं इसको। तो बीजेपी वंशवाद की विरोधी है। दूसरा कांग्रेस है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है, कांग्रेस की विचारधारा एक तरह से ये है कि यह सर्वधर्मीय पार्टी है और इस प्रकार से जो है प्राय इसके अंदर वंशवाद पाया जाता है। एक विशेष परिवार से ताल्लुक रखने वाली पार्टी है। अभी तक 60 वर्षों तक लगभग भारत के ऊपर इसने शासन किया है
और इसका जनाधार लगभग पूरे भारत में है। यह भारतीय संस्कृति मूल्यों में विश्वास रखती है। इस पार्टी का एक मुख्य विचारधारा ये है। बहुजन समाज पार्टी है, प्राइस की जो विचारधारा है वो है जो वर्ग पिछड़ा है, विशेषकर दलित समुदाय, उसको उत्थान करना, उसके शिक्षा के प्रबंधन करना, उसको आगे ले जाना, उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, उनको जो है ना पूरे बराबर अधिकार देना और उनको अधिक से अधिक आरक्षण देना, इस प्रकार की बातों में बहुजन समाज पार्टी विश्वास रखती है और उन्हीं की विचारधारा पर ये चुनाव भी लड़ती है और आगे भी बढ़ी है। और उसके बाद ये कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, इनकी विचारधारा राष्ट्र विरोधी है प्राय लगभग, क्योंकि इनके अंदर वंशवाद नहीं पाया जाता। लेकिन ये जो और पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और एक कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ करके लगभग सारी पार्टियों में वंशवाद पाया जाता है। ये दो पार्टियां भारत की ऐसी जिनमें वंशवाद नहीं है, यानी उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा बाप दादा ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बार नया चेहरा सामने आता है। इनके मैनिफेस्टो में या फिर इनके जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उनमें लिखा भी होता है कि हम वंशवाद के विरोधी हैं, हम नए चेहरे को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो ये राजनीतिक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये भी एक तरह से वंशवादी नहीं है, इसमें नए नए चेहरे सामने आते हैं। और ये लगभग इन राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी थी। और अच्छी लगी होगी, अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद।